नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय एक बड़े ख़ास मेहमान हैं। ख़ास कहूं, कंट्रोवर्शियल कहूं या फिर जिन्हें विवादों में रहने की आदत है ये कहूं। मेरे साथ हैं विवेक अग्निहोत्री। विवेक, स्वागत है आपका। आप जाने माने फिल्म मेकर हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी में रहने की आदत हो गई है और फिर आपने टी शर्ट पे लिखा हुआ है नेवर अगेन। मतलब फिल्म दोबारा नहीं बनाएंगे? नहीं, देखिए ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इसीलिए मैं ये पहन के घूम रहा हूँ। आपके लिए भी लाया हूँ एक टी शर्ट, आपको गिफ्ट करूँगा प्रोग्राम के बाद। जी ये नेवर अगेन चालू हुआ था होलोकॉस्ट के बाद, ज्यूज़ ने चालू किया था, और इसका मतलब है नेवर अगेन टू जेनोसाइड, नेवर अगेन टू कम्युनल वायलेंस, नेवर अगेन टू मैसेकर ऑफ पीपल, नेवर अगेन पहलगाम, नेवर अगेन कश्मीर जेनोसाइड, नेवर अगेन डायरेक्ट एक्शन डे, नेवर अगेन नोआखली जेनोसाइड, नेवर अगेन पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड नेवर अगेन बैनिंग ऑफ अ ट्रेलर ऑफ एनी फिल्म मेकर। इसलिए जी, चलिए तो मेरा पहला सवाल और स्पष्ट सवाल यही है कि सारी फाइल्स का पीछे आप ही क्यों पड़े हैं? सारा जिम्मा आपने क्यों उठा लिया है? चलिए, धन्यवाद। आपको अगर लगता है मेरे कंधे इतने मजबूत हैं कि मैं जिम्मा उठा सकता हूं, तो इसलिए उठाया है कि जब फाइलें, देखिए भारतीय सिस्टम में क्या है, फाइलें दबा दी जाती हैं, अंदर कर दी जाती हैं, फिर कोई एक अफसर आता है, वो कहता है इन फाइलों को निकालो। जी। पर कुछ ऐसे तथ्य हैं हमारे इतिहास के जिनको डिज़ाइन तरीके से, विधिवत तरीके से जिनको दबाया छुपाया गया एक नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जनरेशन्स हैं, नई जनरेशन है, उसको सत्य तो पता होना चाहिए। भारत का विभाजन क्यों हुआ, किस कारण हुआ, विभाजन का कुरुक्षेत्र क्या था, ये किसी को नहीं पता है। आपके ऑफिस में इतने लोग बैठे हैं, अभी आप एक एक से पूछना चालू करिए, किसी को नहीं पता होगा। पार्टीशन का सत्य ही नहीं पता है किसी को। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी जी जी, अच्छा आप सवाल पूछेंगे? नहीं, मैं आपसे जी जी, नहीं, हाँ नहीं, मैं पूछिए सवाल पूछने वाला कोई जी नहीं होता हूँ। जी जी, पूछिए पूछिए। मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ। पहला ये बताइए, जब मैं कहता हूँ पार्टीशन, तो आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या आती है, विजुअली क्या आता है आपके दिमाग में? क्योंकि मेरे परिवार ने पार्टीशन का दंश झेला है, इसलिए कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मूलतः तो पाकिस्तान सियालकोट के रहने वाले हैं। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ, जो कि एक दर्दनाक हादसा था, 14 अगस्त को, अब हम विभाजन विभीषिका को कम से कम याद करते हैं, उस दर्द को, उस दंश को। और शायद मुझसे अगर कोई पूछेगा तो विभाजन क्या था, विभाजन कत्लेआम था। विभाजन में ट्रेनें कट के आई थी और किसी ने सुध नहीं ली तो ये थी। पंजाब के एरिया में दिख रहा है ना आपको? जी थी, बंगाल में भी हुआ था। हाँ, कुरुक्षेत्र बंगाल था, उसका कॉन्सिक्वेंस पंजाब था। बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसका 3 बार विभाजन हुआ है। 1905 में हुआ पहले, उसके बाद 1947 में हुआ, और उसके बाद 1971 में कल्चरल डिवीजन हो गया, और आज चौथे डिवीजन की कगार पे बंगाल खड़ा हुआ है। ये सत्य कितने लोग जानते हैं? दूसरा सत्य जो लोग नहीं जानते हैं, कोई नहीं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं तो हज़ारों हज़ारों लोगों से पूछता हूँ जब भाषण देने जाता हूँ अमेरिका में। हर स्क्रीनिंग के पहले अभी मैं पूछता था, कौन सी वो एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है मानवता के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, गुलाम रही और दंडित और खंडित हुई? कौन सी है बताइए? बंगाली, हिंदू कम्युनिटी। बंगाली हिंदू, नहीं नहीं, ओवरऑल हिंदू कम्युनिटी। 1200 साल की प्रताड़ना और गुलामी का हमारा इतिहास है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड के हिस्टोरियंस मानते हैं इस बात को। एक आपको यहूदी जीव बच्चा नहीं मिलेगा इजराइल का जिसको कि अपने होलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता। एक ब्लैक बच्चा नहीं मिलेगा जिसको स्लेवरी के बारे में नहीं पता। एक जैपनीज़ बच्चा नहीं मिलेगा जिसको हिरोशिमा नागासाकी के बारे में नहीं पता। लेकिन हमारे बच्चे ब्लैक लाइव्स मैटर डालते हैं, लेकिन उनको अपने ही देश के सबसे बड़े जेनोसाइड जो डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली है उसके बारे में नहीं पता। तो इसलिए कोई ना कोई तो इस फाइल को, लेकिन जब आप ये सत्य और तथ्य सामने रखते हो तो तकलीफ होती है। इस देश की लिबरल लॉबी को बहुत बड़ी तकलीफ होती है, उनके आप विलेन बन जाते हो। इस देश के एक बड़े पॉलिटिकल सिस्टम के आप विलेन बन जाते हो। धमकियां भी शायद आती होंगी, पहले भी कश्मीर फाइल्स के बाद भी आई है। वो कहते हैं कि आप नफरत का एजेंडा चला रहे हो, वो संघी और भाजपाई एजेंडा जो कि नफरत फैलाता है, और यहाँ पर लोग मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं और विवेक अग्निहोत्री नफरत को परोस के दे रहे हैं। अगर हुआ भी है तो याद करने की क्या ज़रूरत है? अब देखिए, कई तो मूर्खता भरी ओपिनियंस होती हैं, उनका मैं क्या जवाब दूं? ओके, लेकिन अब चूंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप जिम्मेदारी से पूछ रहे थे, जिम्मेदारी से जवाब देता हूं कि ये नफ़रत तो मैंने नहीं क्रिएट की कश्मीर में। मेरे कारण तो नहीं कश्मीर में जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, मैं तो तब पढ़ता था कहीं पे। अभी जो मुर्शिदाबाद में हुआ तो मेरे कारण नहीं हुआ। बम्बई में जो ताज होटल पे हमला हुआ वो तो मैंने नहीं किया। ये सारा पंजाब में जो इतना टेररिज्म हुआ वो तो मेरे कारण नहीं हुआ। भारत का इतिहास जो दंगों, पार्टीशन क्या मैंने करवाया?
तो ये मैंने तो नहीं करवाया, 70 साल तो उन्हीं लोगों की सरकार थी, रोक लेते। सबसे ज़्यादा दंगे, इतने लिस्ट है, आप गूगल में पढ़ लीजिए तो कम्युनल वायलेंस, ऐसा कोई महीना हफ्ता नहीं मिलेगा जब यहाँ दंगे नहीं होते हैं। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, जैसे आप रिपोर्टर हैं, जो हो रहा है समाज में आप दिखाते हैं, मैं स्टोरी टेलर हूँ, जो हुआ है मैं उसको दिखाता हूँ, और किसको क्या लगता है क्या नहीं लगता है ये देखना मेरा काम नहीं है। लेकिन एक चश्मा तो होता है ना विवेक जी, सबका एक चश्मा होता है देखने का। हाँ, मेरा चश्मा है। नहीं, आपका एक चश्मा है देखने का, तो वो कहते हैं वो चश्मा संघी है, वो भाजपाई संघ, नहीं। वो राइट विंग से प्रेरित है। हाँ, तो राइट विंग होना क्या गुनाह है क्या? मेरे पिताजी जेल गए थे फ्रीडम के मूवमेंट में, गांधी जी भी तो राइट ही विंग थे, और क्या थे? गांधी जी देश के लिए तो लड़ रहे थे, नेशनलिस्ट तो थे, तो वो कौन से लेफ्टिस्ट थे? वो भी तो राइट विंग ही थे। विवेकानंद भी राइट विंग थे, तो क्या राइट विंग होना गुनाह है? देश से प्यार करना गुनाह है क्या भाई? हाँ, मैं हिंदू। तो फिर आप एक विचारधारा के साथ हो ना, मतलब संघ मैं- की विचारधारा को आपको ठीक लगती है? संघ की क्या विचार, मुझे संघ की विचारधारा में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। और दूसरा, मैं यहाँ पे एक नैरेटिव करेक्ट करना चाहता हूँ। हमेशा ये माना जाता है हमारे यहाँ कि फ्रीडम फाइटर्स वो थे जो कि जेल गए थे। फ्रीडम फाइटर्स क्या वो नहीं थे जिन्होंने सड़क पे उतर के तमाम महिलाओं को, बच्चों को, औरतों को, आदमियों को, बुजुर्गों को बचाया लड़के? उनका नाम और निशान कहाँ है? गोपाल मुखर्जी का नाम क्यों नहीं लेता कोई? राजेंद्र लाल रॉय चौधरी जी ने नोआ खली में अकेले 2 दिन 2 रात तक लड़ाई लड़ी थी। जो लोग कांग्रेस के साथ नहीं थे उन लोगों को हमने फ्रीडम फाइटर ही नहीं माना। सुभाष चंद्र बोस जी को किनारे कर दिया। नेवल म्यूटिनी में ऐसे महान लोग ने पार्टिसिपेट किया तो उनको फ्रीडम फाइटर ही नहीं माना इस देश ने। तो वो नैरेटिव गलत था, तो उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछता है कि आपने झूठ का नैरेटिव क्यों बनाया। मैं आपको बताता हूँ, एक बात कहना जी, चाहता जी, हूँ, जी, जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम हमेशा कहते हैं गांधी जी और नेहरू जी बहुत महान नेता थे, वाकई में महान व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं। मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है गांधी जी के लिए और नेहरू जी के लिए, लेकिन वो फेल्ड लीडर्स थे। महात्मा गांधी फेल्ड लीडर थे? ऑफ कोर्स। आप कैसे? मुझे, नेहरू जी भी, आप मुझे बताइए। महात्मा गांधी, चलिए आप नेहरू को फेल्ड लीडर मानते हैं, महात्मा गांधी भी नहीं, फेल्ड लीडर थे? दोनों दोनों, क्योंकि कैसे कैसे? बताता हूं। जिन्ना ने गौर का ऐलान किया, उसने कहा विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है उसका मैं एक हिस्सा आपसे लेना चाहता हूँ। विभाजन करूंगा। जितने युद्ध होते हैं वो जमीन के लिए और रिसोर्सेज के लिए होते हैं। But उसने कहा obviously- ये जमीन मैं आपसे ले लूंगा, ये रिसोर्सेज ले जी, लूंगा। जी। यहाँ तक कि तक्षशिला जो हमारी यूनिवर्सिटी थी विश्व की सबसे बड़ी, वो आज पाकिस्तान में है। जो 11 यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी थी उनमें से कितनी सारी तो आज बांग्लादेश में है। तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं तुम पे युद्ध करता हूँ। मैंने कहा अमीश जी, मैं आपके घर का एक हिस्सा छीन लूँगा। या तो आपने कहा मालिक ले लीजिए, या आपने कहा मैं कोर्ट में जाऊँगा, या आपने कहा लेके दिखाओ। तो गांधी जी और नेहरू जी ने कहा ऐसा नहीं होगा। हमने बराबरी से युद्ध लड़ा। युद्ध में हारा कौन? हारा कौन? पर नहीं, हारा देश के कौन? सरकम नहीं, दूसरी तरफ से देखिए, मैं थोड़ा क्रिटिकल होकर सवाल पूछूंगा। देश, अब दूसरी तरफ से एक जवाब आएगा इसका कि भाई उस समय सरकमस्टांसेस ऐसे थे। आप किसी भी कांग्रेस के वेटरन से पूछेंगे, कांग्रेस के नेता से पूछेंगे, सरकमस्टांसेस ऐसे थे तो जिन्ना के कि लिए नहीं थे वो विभाजन circumstances। करना पड़ा। लेकिन उस विभाजन को याद क्यों करना है? उस नुआखली को याद क्यों करना है? नहीं, उल्टा उस पंजाब सवाल, को याद क्यों करना सवाल है? ये होना चाहिए कि इतनी बड़ी बलिदान को भूलना क्यों? इतने बड़े बड़े बलिदान को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। आपके दादाजी ने अगर इतना बलिदान किया है आपको आज यहाँ तक पहुँचाने के लिए, आपके पास ना उसका एल्बम है, ना आपको उसकी कहानी पता, आपके बच्चों को पता भी नहीं आपके दादाजी ने क्या किया। ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है ये अपने बच्चों को ये बताना कि देखो बेटा, तुम्हारे दादाजी ने कितना बड़ा बलिदान दिया है और आज जहाँ तुम हो उनकी बदौलत हो। और एंश्योर कि आइंदा कभी ऐसी नौबत नहीं आए कि किसी को इतना बड़ा बलिदान देना पड़े। इसलिए अब तुम्हारे हाथ में बागडोर है, अब तुम अच्छे से चलाओ। क्या ज़्यादा बेटर है करना? अच्छा पुण्य किस में मिलेगा? दबाने में या बताने में? नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए, जो सत्य है उसको बताना चाहिए। लेकिन फिर मैं आता हूँ, एजेंडा देखकर बताया जाता है। बंगाल के चुनाव अब अगले साल होंगे, उससे पहले बंगाल फाइल्स आ रही है और शायद ममता बनर्जी भी बड़ी चिंतित हैं इसको लेकर। वो लगभग 1 साल से चिंतित है आपकी फिल्म को लेकर। मैं एक पुरानी बाइट सुन रहा था उनकी, साल भर पुरानी। वो कह रही थी कि कुछ लोग आए थे जो कि नफरत फैलाने के एजेंडे के साथ आए हैं। उनका इशारा विवेक अग्निहोत्री पर था। आप अभी बंगाल भी गए तो देखिए, ट्रेलर लॉन्च नहीं होने दिया। देखिए, चिंता और शक की कोई दवाई नहीं होती है। जिसको चिंता करनी है वो उसे रोक नहीं सकते, जो शक करता है उसे कोई रोक नहीं सकते। जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात करी, तो ऐसा कोई वक्त आप बताइए हिंदुस्तान में जब मैं फिल्म रिलीज़ कर सकूँ जब कोई इलेक्शन ना हो रहा हो। अभी तो बिहार का हो रहा है, अभी का बंगाल का हो रहा है। बंगाल का अगर मुझे करना होता एजेंडा तो इतनी तो मैं अकल रखता हूँ कि फिर मैं जनवरी में रिलीज़ करता। अभी क्यों करता, इतना टाइम क्यों वेस्ट करता? आज इंटरनेट के ज़माने में लोग 10 सेकंड की रील तो याद नहीं रख सकते हैं, तो कौन याद रखेगा? ऐसा कुछ नहीं। और फिल्म में अगर इतनी ताकत है, अगर वो सोचता है कोई कि मेरी फिल्म से इलेक्शन चेंज हो सकते हैं,
तो थैंक्स फॉर टेलिंग मी। अब अगली फिल्म जब बनाऊंगा तो इसी तरह से बनाऊंगा कि मैं कोई इलेक्शन खुद ही जीत लूं कहीं पे खड़ा होकर फिल्म बना के। ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही यानी बहुत ही छोटा संकुचित विचारधारा है। लेकिन आपका ट्रेलर रिलीज नहीं हो पाया, जी। आपको वहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध यानी शासन प्रशासन का विरोध। जी। क्या आपको लगता है कि जो कि लंबरदार हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, वो शांत रहे इस पूरे विषय को देखकर? हक सबको है, मैं ये मानता हूँ, आपको पूरा हक है अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखाने का। देखिए, कोई एक ग्रुप है अगर वो फिल्म का विरोध करे या ट्रेलर को रोक दे या दंगा कर दे, वहाँ तो सरकार ही कर रही है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जिसने भारत के संविधान की ओथ ली है कि मैं सिटीजन्स की फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करूंगी या करूंगा, वही जब आपका काम रोके, यानी अमीश जी जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग इतनी फ्री स्पीच की बातें करते हैं, जो लोग संविधान दिखा दिखा के बातें करते हैं, उनमें से एक आदमी को ये गलत भी नहीं लगा, बल्कि वो उसको सपोर्ट करते हैं। जिनके दादा दादियों ने, जो कहते हैं मेरे दादा दादियों ने देश के फ्रीडम मूवमेंट में इतना बड़ा बलिदान दिया है, आपका इशारा समझ रहा हूँ। जब मैं उनकी कहानी बता रहा हूं तो उन लोगों को तो बल्कि मुझे सैल्यूट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो आप तो उनके नाना को फेल्ड लीडर बता रहे हैं। नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। क्यों? सबको पता है किसकी बात कर रहे हैं आप। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। वो मेरे चाचा संविधान नहीं, आप पंडित नेहरू को फेल्ड लीडर बता रहे हैं। वो किसके नाना थे? नहीं, मेरे दिमाग में उनका नाम नहीं था। मैं नहीं, बंगाल नहीं, बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं था, लेकिन मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। संविधान की कॉपी लेके कौन घूमता है? नहीं, मैं गांधी जी की बात कर रहा हूँ। उनके भी पोते हैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद फ्रीडम फाइटर्स का बेटा हूँ, तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फिल्म है द बंगाल फाइल्स, ये भारत के इतिहास में बनी हुई एक इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म है जो देश को जोड़ने का काम करेगी, जो लोगों के जिनने बलिदान दिए हैं उनके पेन, दर्द, दुख को हील करने का काम करेगी। इस फिल्म को कोई भी जो व्यक्ति भारतीय मानता है अपने आप को, माँ भारती की इज्जत करता है, और जो बंगाली मानता है, वो कभी बैन करने की सोच ही नहीं सकता। इसको सिर्फ वही बैन कर सकता है जो या तो मुस्लिम लीग का अनुयायी है या जो कि पाकिस्तान के चलिए, मैं समर्थन आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। क्या ममता बनर्जी को इस फिल्म को देखने के लिए आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे? मेरे पास उनका नंबर नहीं। मैंने एक दो और जर्नलिस्ट से बोला आपके पास है तो आप मुझे दीजिए, या आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं तो करिए। मैं चाहता हूँ कि उनको इतनी सद्बुद्धि हो, ईश्वर उनको ये रास्ता दिखाए कि इसको अगर उनने बैन करने की कोशिश की जा रही है, मेरा मुंह मत खुलवाइएगा। नहीं, खोलिए तो मुंह। यहाँ पर तो उनको बहुत पुण्य मिलेगा। ये हम न्यूज़ रूम में हैं और न्यूज़ रूम के अंदर सब बातें खुल के ही होती हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी जब आ रहा था आपके यहाँ, पहले अभी लिफ्ट से जब आया तो मेरे को फ़ोन आया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये कल मुझे कार में पता चला था और अब भी मेरे को दूसरा फ़ोन आया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कह रहे हैं अगर फिल्म बंगाल में रिलीज़ होगी तो ये इतिहास कायम करेगी, इतना ऐतिहासिक बिजनेस करेगी। क्योंकि बंगाली हिंदू लोग आ के पूछ रहे थिएटर में कब आ रही है। आपको लगता है बंगाल में ये फिल्म रिलीज हो नहीं, पाएगी? नहीं, क्योंकि थिएटर वाले नहीं कर रहे हैं। ऑन अ सीरियस नोट, बंगाल के मुख्यमंत्री इस फिल्म के खिलाफ हैं, और जब मुख्यमंत्री खिलाफ है, शासन खिलाफ है, प्रशासन खिलाफ है, तो कैसे फिल्म रिलीज हो जाएगी? पर क्यों कैसे खिलाफ हो सकते हैं? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है। ये फिल्म कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने अप्रूव की है, CBFC ने। इसको रोकना इलीगल है, गुनाह है। उनका चश्मा कहता है ये नफरत फैलाएगी फिल्म। मुर्शिदाबाद मैंने किया था क्या? मेरी फिल्म के कारण हुआ। नफरत मैंने फैलाई थी मुर्शिदाबाद में। RG कर का जो इंसिडेंट है, 1 साल बाद भी आज उसको जस्टिस नहीं मिली है। मैं कर रहा हूँ क्या? आप बंगाल में जाके तो देखिए क्या हालत है। क्यों 2 लोग अलग अलग डिवाइडेड हैं? क्यों हिंदू इलाके मुस्लिम इलाके अलग हैं? क्या कारण है कि आज? अच्छा, ये तो देश में भी, यूपी में भी मुस्लिम इलाके हैं। हाँ, पर वहाँ सरकार मेरी फिल्म तो नहीं बैन कर रही है। वो थोड़ी मुझ पर ये चार्ज वहाँ तो योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो महाराष्ट्र में आपकी फिल्म थोड़ी बैन होगी, वहाँ फडणवीस की सरकार है। कर्नाटक की सरकार तो नहीं विरोध कर रही है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। स्टालिन की सरकार तो नहीं विरोध कर रही है। कश्मीर की तो, वो तो कश्मीर में मुझे पसंद नहीं करते हैं। कश्मीर की सरकार तो नहीं विरोध कर रही है। पंजाब में तो आप पार्टी की है, वो लोग तो मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, वो भी नहीं बैन कर रहे हैं। तो बंगाल वाले क्यों कर रहे हैं? जी चलिए, क्योंकि अब न्यूज़ रूम में बात करें तो खुल के बात करते हैं। कभी आपको किसी बड़े नेता ने, विपक्ष के, बोला हो विवेक तुम क्यों इतना बड़ा रिस्क लेते हो? कभी बोला है? नाम बत लीजिए आप बेशक, बोला कि क्यों चक्कर में पड़े हो तुम? मुझे बहुत सारे नेताओं ने बोला है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे नेताओं ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला है, बहुत सारे बॉलीवुड वालों ने बोला है, बहुत सारे मीडिया वालों ने बोला है, बोलते रहते हैं। लेकिन किसी ना किसी को तो इश्तहार उतार के दरारें दिखानी पड़ेंगी। जब तक आप दरार दिखाएंगे नहीं, उसकी मरम्मत होगी नहीं।
तो बॉलीवुड की हम बात कर रहे हैं, तो बॉलीवुड में आप ही ने सारा रिस्क क्यों ले रखा है ऐसी फिल्म बनाने का? करण जौहर तो ऐसी फिल्म नहीं बनाता, नहीं आदित्य चोपड़ा तो ऐसी फिल्म नहीं बनाता, साजिद नाडियावाला तो हाउसफुल 5 बनाता है। वो एंटरटेनमेंट बनाते हैं, वो सैयारा बनाते हैं। आपने कश्मीर फाइल्स बना दी, फिर अब आप ये फिल्म बना रहे हैं बंगाल फाइल्स। नहीं, ये तो बीच में एक और फाइल्स आई थी, उदयपुर फाइल्स, हालांकि वो आपकी नहीं थी। मेरा कोई लेना देना नहीं। नहीं, ये तो ऐसा हो गया कि किसी बढ़ई से बोले कि भाई तुम लोहार का काम क्यों नहीं करते हो। ये तो सबका स्पेशलाइजेशन है। देखिए, कोई आदमी सस्पेंस बनाने में एक्सपर्ट है, कोई डबल मीनिंग फिल्में बनाने में एक्सपर्ट है, कोई डार्क फिल्में में, सबका। वो करण जौहर साहब रोमांटिक फिल्में बनाते हैं सुपरहिट। ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैं नेशनलिज्म वाली फिल्म भी बनाते हैं, शेरशाह भी बनाई उन्होंने। हाँ, प्रोड्यूस की उन्होंने, जी, जी। बनाई नहीं है। तो मैं हिंदू हिस्ट्री के ऊपर फिल्में बनाता हूँ। ये ट्रिलॉजी मैंने कई साल पहले अनाउंस की हुई थी, 2012 में अनाउंस की थी। तब कोई बीजेपी नहीं थी, कुछ नहीं था। मेरी बुद्धाइना ट्रैफिक जैम 2010 की बनी हुई है। तब कोई सोच भी नहीं सकता था बीजेपी कभी पावर में आएगी। तो ये जिसको जो कहना है कहे। मैं हिंदू हिस्ट्री पे फिल्म बनाता हूँ, इस्लामिक हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, कोई सवाल नहीं उठाता। ज्यू हिस्ट्री पे बनती है, कोई सवाल नहीं उठाता। जैसे ही हिंदू हिस्ट्री का नाम आता है, लोग कहने लगते हैं अरे आप तो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हो, आरएसएस का चला रहे हो। अच्छा, और बीजेपी और आरएसएस क्या गुनाह है क्या? वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है आरएसएस, वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे देश पे वो लोगों की अभी सरकार है। तो क्या कोई गुनाह है ये? आपने आरएसएस की बात करी। मोहन भागवत की लेक्चर सीरीज चल रही है, शताब्दी वर्ष है, 100 साल हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। आरएसएस पर आपका क्या कहना है एक लाइन के अंदर? मेरा एक तो आरएसएस को लेके जो मैंने समझा है, इतिहास जितना पढ़ा है, बहुत बड़ी भ्रांति ये फैलाई गई है कि इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं दिया। मैं हज़ारों लाखों लोग हैं जिनकी जानें, जिन लोगों को साहस मिला, जो लोग लड़ने के लिए तैयार थे, उनका ये बहुत बड़ा योगदान था। कांग्रेस का योगदान भी बहुत बड़ा है, लेकिन कांग्रेस का योगदान ही मात्र एक योगदान नहीं है। अनुशीलन समिति जो बिपिन चंद्र पाल वगैरह ने चलाई थी, उसका आप देखिए, मैंने बताया आपको सब, सुभाष चंद्र बोस और तमाम नाम बताए, जो इनके साथ नहीं खड़े हुए थे कांग्रेस के, उनका योगदान नहीं है क्या? तो आरएसएस का एक बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात यह है, भारत की जो सांस्कृतिक और सभ्यता जो हमारी है, उसको लगातार छोटे लेवल पे जा जाके वो जड़ों से जुड़े रहने का काम जो आरएसएस ने किया, वो बहुत बड़ी बात है। जी, क्योंकि आरएसएस की बात हो रही है, आरएसएस चीफ ने एक बयान दिया कि हिंदू सेक्युलरिज्म की गारंटी है इस देश के अंदर, जिसको लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से भी आई है। आपका क्या टेक है एज अ फिल्म मेकर? तो सही बात है, इसमें क्या विवाद हो सकता है? आपको लगता है हिंदू सेक्युलरिज्म की गारंटी है? ऑफ कोर्स, आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, चलिए, भारतीय हिंदू लोग सब जगह हैं पूरे विश्व में। आप अमेरिका जाइए, मैं वहीं से आया अभी कुछ दिन पहले, या यूरोप जाइए, या आप जापान जाइए, या आप अफ्रीका जाइए, अफ्रीका चले जाइए। अगर रात को किसी को कोई समस्या और गाड़ियाँ आ रही हैं और लिफ्ट लेनी है, सबसे अधिक सेफ लोग फील करते हैं हमारे देश के लोगों के साथ। क्यों करते हैं? तो उसमें तो मुसलमान भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, भारतीय मुसलमान हो सकता है, राइट। हिंदू जो पूरी डीएनए है, वो हिंदू डीएनए ये है कि आप लिबरल किसको बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूं। एक घर में 4 भाई हैं, एक भाई शिव जी को मानता है, एक भाई हनुमान जी को मानता है, तीसरा भाई किसी बाबा जी को मानता है, चौथा भगवान को ही नहीं मानता, और चारों प्रेम से रहते हैं। और माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो हर पत्थर को पूजा करती जाती हैं, कहती हैं कण कण में भगवान। और पिताजी कहते हैं क्या मुक्ता करती हो तुम, ये कोई तरीका हुआ? एक ही घर में आपको ही मिलेगा, नई बहू आ जाएगी, वो अलग चीज़ करने लगेगी। सिख लड़की से शादी हो जाए तो लड़के गुरुद्वारे जाने लगेंगे उसके साथ में। सही कह रहा हूँ कि गलत? हिंदू लिबरल है? हिंदू से अधिक लिबरल विश्व में कौन है, और इसी का प्राइस हम पे करते हैं। तो अगर मोहन भागवत जी ने ये कहा है, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं समझता हूँ कौन क्या कर रहा है। अब मोहन भागवत जी नहीं कहते, अगर आप ये बात कहते तो भी मैं एग्री करता। ये बात तो मैं खुद ही कहता हूँ अपने भाषणों में। जी, राइट। चलिए, अब आपकी फिल्म पे आते हैं। ये बंगाल फाइल्स का प्लॉट क्या है? हर फिल्म का प्लॉट होता है, तो इस फिल्म का प्लॉट क्या है? नुआखली प्लॉट है? इस फिल्म का मेन प्लॉट ये है कि वो क्या राजनीति थी, कौन सी वो खतरनाक राजनीति थी जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ, नंबर 1। जी। और जिसमें ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्शन डे और नुआखली जेनोसाइड है हिंदुओं का। जबकि खड़े होकर ऐलान किया था जिन्ना और सुहरावर्दी ने कि 16 अगस्त 1946, तो 16 अगस्त रमज़ान का 8वां दिन है, तब रमज़ान का महीना चल रहा था। तो उन्होंने कहा 16 ये रमज़ान का 8वां दिन है जिस दिन बैटल ऑफ बद्र हुई थी, जब 313 मुसलमानों ने हज़ारों काफिरों की हत्या की थी। और इसलिए
हमें हमें जिहाद करने का आदेश अल्लाह ने दिया है, और इसलिए इतने हिंदुओं को मार दो कि मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है कलकत्ता में बढ़ जाए, ताकि कलकत्ता बंगाल वो पाकिस्तान में चला जाए। उन्होंने किया। फिर गोपाल मुखर्जी जैसे लोग उठे 2 दिन के बाद, जब 40,000 हिंदू मर गए तो उसके बाद ये लोग उठे, सबको यूनाइट किया गोपाल मुखर्जी ने, और फिर उन्होंने अपनी माँ बहनों की रक्षा करी। उस कारण सुहरावर्दी, उनको बुचर ऑफ बंगाल बोलते हैं, उनको ये रोकना पड़ा। पर उसके एवज में, उसके बदले में फिर उन्होंने नोआखली में जो जेनोसाइड किया है, उसके जब कारण महात्मा गांधी भी गए रोकने के लिए। महात्मा गांधी 6-7 महीने वहीं थे, आज़ादी हुई तो वहीं थे। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है न्यूयॉर्क टाइम्स में, सब इस मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर है। कागज पूरे लेके चलते हैं आप। इसलिए क्योंकि अब मैं कश्मीर फाइल जैसा नाइव नहीं हूँ, कोई पूछे तो मैं एक एक चीज़, एक एक पन्ना, एक एक डायलॉग आपके सामने रख सकता जी। हूँ। तो गांधी जी का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा हिंदूज क्विट नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई, मतलब हिंदू, ये महात्मा गांधी ने बोला। जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, हिंदुओं नोआखली छोड़ के भाग जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये वो हार मान गए थे। तो ये जो 2 प्रसंग हुए, उसी संदर्भ में आपने बोला कि महात्मा गांधी भी एक हारे हुए नेता थे। बिल्कुल, तो उसी संदर्भ में बोला, नहीं तो रोक लेते ना, हिंदुओं को बचा लेते। नेता का काम क्या होता है? मेरी रक्षा करना। अगर मेरी रक्षा ही तो नहीं कर लगभग आपके रिसर्च के मुताबिक कितने हिंदू नोआखली में तब मारे गए? 10-20 हज़ार। देखिए क्या है प्रॉब्लम उस वक्त, 10,000 या 20,000 बड़ा नंबर। देखिए 10,000 तो पेपर में छपा हुआ है, राइट, और थे भी वहाँ पे 40,000 मारे गए कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे में। कलकत्ता में 40,000 हिंदू मारे जी जी, और और नोआखली में उतने ही हुगली में कूद के मर गए। और जो लोग सफाई करते थे वो भी मर गए। तो लाशें महीनों महीनों पड़ी रही और उनको गिद्ध और चील खाते रहे। उसकी सारी फोटोग्राफ्स हैं टाइम लाइफ मैगजीन की, और मैंने वही चित्रण किया अपनी फिल्म में। और क्यों लाशें सड़ रही थी? जो लोग चिता जलाते थे उनको भी मार डाला गया था। आपको आईजी जो हैं पुलिस के वहाँ थे उस वक्त में, जो उनका स्टेटमेंट है कि जो बुचर्स मार्केट होता है, मटन मार्केट होता है, वहाँ पे ट्रक आके रुका और कई सारी 100 महिलाएं नग्न अवस्था में, और उन सबको जहाँ पे बकरे लटकते हैं उन खूंटों से लटका दिया गया। उनकी लाशों की प्रदर्शनी कर दी गई। उनने लिखा, तब वो यंग थे 17-18 साल के, उन्होंने लिखा मैंने पहली बार किसी औरत को निवृत्त देखा था अपनी लाइफ में। सब मर गई थी औरतें, एक बच्चा के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो कोई उनने जाके देखा, 2-3 महीने का बच्चा दूध पी रहा था माँ का, वो जिंदा था, वो मरा नहीं था। और उसको बचाने जब तक गए, तब से ऊपर से गिद्ध ने आके उस बच्चे को उठा के ले गया। मैंने अपनी फिल्म में शूट करके अमेरिका में दिखाया, पर एक प्रेग्नेंट महिला मुझे मिली, वो थिएटर से बाहर आ गई। उन्होंने शी स्टार्टेड वॉमिटिंग के लिए, मैं नहीं देख सकती ये सीन। तो अब भी मैंने कल शाम को वो हटाया है, और कल फिर से सेंसर में अप्रूवल लिया उस हटाने के बाद, क्योंकि मैंने कहा ये गलत होगा दिखाना, इतना दर्दनाक सीन। आप कल तो एडिट कर दिया आपने अपनी अभी फिल्म से? सिर्फ उतना ही निकाल दिया। मैंने कहा कोई प्रेग्नेंट औरत देखें, अच्छी बात नहीं। छोटे बच्चों को उसमें डाल दिया गया उबलते पानी के अंदर। इतना दर्दनाक इतिहास है, आप सुन के आप भी आश्चर्य कर रहे होंगे। कभी सुनी है आपने ऐसी घटनाएं? मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये बातें। आपने कभी आदमियों को ऐसे घोड़े बांध के 2 पार्ट में चिरवाया गया हो, आपने कभी सुना है? आप फिल्मों में देखा है, हाँ, तो इसमें आप असली में देखेंगे। ये रियलिटी में हुआ है जी, आपके? मेरी और फिल्म में- ऑथेंटिक है आपकी जानकारी? अरे एक सर, हिस्टोरियंस बैठाल के सीबीएफसी में एक एक डायलॉग पे बहस हुई है। बहुत लंबा चला हमारा सिलसिला सीबीएफसी। आपकी फिल्म कैसे रोकेगा सेंसर? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। मेरी कितनी वैक्सीन वॉर में इतनी समस्या खड़ी हो गई थी, कितना चेंज किया हमने। इसमें भी 2-3 जगह पे कुछ नाम बदले हम लोगों ने। जी नहीं, बोलिए। चलिए, एक मेरा अगला सवाल है। आपने अपनी फिल्म में एक बच्चे का नाम तैमूर रखा है, जी और तैमूर नाम पर तो आप पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं। जी, मुझे गलत लगता है, मुझे ये गलत लगता है। इसलिए जिन लोगों ने हमें दंडित और खंडित किया है, जिनने हमारी बहू बहनों को लूटा है, यहाँ से उठा के ले गए हैं, जिनने तैमूर लंग, जानते हैं कौन था? तैमूर लंग जो है उज़्बेकिस्तान से आया, वहाँ पे उसका मकबरा है, कभी जाइएगा देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पावरफुल और सबसे रईस सल्तनत को जीता था, दिल्ली सल्तनत को। एक रात में उसने 1 लाख घरों को जला दिया था, मारा था, बहू बेटियों को उठा के ले गया था, और जाते हुए पूरे रास्ते में हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर होते हुए गांव के गांव जलाते चली गई थी उनकी सेना। ऐसे आदमी के ऊपर नाम रखे हम लोग अपना, हिटलर का नाम रखा ही हुआ है अब। तो अब कई आपने तो ये पकड़ लिया सेलिब्रिटीज़ हैं, पर कितने और बच्चों के नाम तैमूर हैं देश में? नहीं रखना चाहिए, गलत बात है। जैसे स्टालिन, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर है, स्टालिन नाम है उनका, स्टालिन कोई रखता है आज की तारीख में नाम जिसने इतने लोगों को काटा मारा? ऐसे ही आप देखिए कलकत्ता में सुहरावर्दी एवेन्यू है,
जिसको बुचर ऑफ बंगाल बोलते हैं। मैं तो ममता बनर्जी जी की सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि उसका नाम गोपाल मुखर्जी नाम रखना चाहिए। जी, सोहरावर्दी, तैमूर, अब सैफ अली खान और करीना कपूर ने नाम रख दिया अपने बच्चे का तैमूर, उन्हें तो वो सुंदर माँ लगा। बाप है, उनकी जो मर्जी है वो करें। मुझे तैमूर नाम से आपत्ति नहीं है, मुझे सिंबॉलिज्म जो है उसका, क्योंकि कितने लोग हैं जिनका दर्द होता है जिनको ये सुन के, कितने लोगों को दर्द होता है दिल में। आप औरंगजेब नाम रख दीजिए, रखते भी होंगे शायद कुछ सैफ लोग। अली खान भी अच्छी हिस्ट्री को समझते हैं, तब भी उन्होंने सोच समझ के रखा होगा तैमूर नाम, ऐसा नहीं है। ही ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री। अब वो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं अभी अर्जुन की तरह मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है नहीं अपनी नहीं, फिल्म। बिल्कुल आप मछली वो की उनका आंख देखिए, लेकिन मैं ये एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। सैफ अली खान इज ऑल्सो, उनको भी थे, काफ़ी पढ़ते हैं और वो भी हिस्ट्री को समझते हैं, सोच समझ के उन्होंने रखा होगा तैमूर नाम। देखिए, उनको पूरा हक है जो नाम रखें, जो चाहें। लोग तो आजकल ग्रीक नाम रखते हैं, रोमन नाम रखते हैं, जिसको जो नाम रखना है रखे। लेकिन जिन लोगों ने हमारे यहाँ परसिक्यूट किया है लोगों को और गुलाम औरतों को अपने साथ सेक्स स्लेव बना के ले गए हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, मंदिर चली छोड़िए, पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर तो हैं, कितना महान आर्किटेक्चर, उसी को तोड़ दिया है और गांव के गांव जला दिए हैं। ऐसे लोगों का नाम नहीं रखना चाहिए, संवेदनशील काम नहीं है। जी, क्या आपको लगता है कि एक प्रश्न, क्योंकि अभी 15 अगस्त भी गई है, क्या आपको लगता है भारत के लिए एक अवेकनिंग मूवमेंट है? जिस तरह से, एक ये जनरलाइज सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह से टैरिफ का प्रेशर भारत पे पड़ रहा है, जिस तरह से ट्रम्प बयान दे रहे हैं, जिस तरह से इंडिया स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड कर रहा है, डू यू थिंक देयर इज अवेकनिंग मूवमेंट फॉर इंडिया राइट नाउ? व्हाट डू यू देखिए, भारत का व्हाट्स योर इतिहास, टेक? आप पूरा भारत का इतिहास देखिए। जब जब भारत पे चुनौतियां आई हैं, भारत शिव की तरह से फिर से खड़ा हुआ है। और ये एक समुद्र मंथन चल रहा है पूरे विश्व में, और इसमें मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर हम शिव को मानते हैं, थोड़ा सा विष पीना पड़ेगा, लेकिन अंततः जीत हमारी होगी। जी, और क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, डू यू एग्री विद इट? मैं ओटीटी देखता ही नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या कंटेंट आ रहा है, तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसीलिए नहीं देखता हूँ, क्योंकि कई चीज़ मैंने 90% नहीं, देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इसमें यूट्यूब भी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी है, जिस तरह का कंटेंट आया है, डू यू थिंक दैट इज़ गुड? सोशल मीडिया में जो आता है वो तो बहुत आपत्तिजनक होता है कई बार, चाहे वो ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम हो। लेकिन मैं कौन होता हूँ? मैं तो एक नहीं, आपका व्यू तो हो सकता है, आप बोलने से डरते भी नहीं नहीं, हैं। मेरा व्यू है कि मेरे भी बच्चे हैं, मैं डरता नहीं हूँ बिल्कुल। और मेरा प्रॉब्लम ये है ओटीटी चैनल्स के साथ। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दूंगा। एक सबसे बड़ी ओटीटी चैनल ने हमें बुलाया था कश्मीर फाइल्स के लिए, तो उन्होंने मुझसे बोला, देखिए इस फिल्म में क्या है ना कि ये टेररिज्म दिखाया है, और टेररिज्म जो है ये मुस्लिम टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, तो आप कहीं पे कुछ एक हिंदू टेररिज्म करके कुछ कर सकते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। कोट अनकोट उन्होंने मुझसे ये बात बोली थी। मैं उठ के चले आए हम और पल्लवी जी वहाँ से। तो ये मतलब आपको OTT, बोला कि हिंदू टेररिज्म दिखा दो, हाँ, उसका जिक्र जब है करिए। ही नहीं तो दिखाएंगे कैसे? नहीं, पर बैलेंस कैसे किया जाएगा वरना? तो बैलेंस का मतलब थोड़ी झूठ दिखा देगा व्यक्ति। नहीं तो फिर चाहते हैं लोग, इतने साल से झूठी तो चल रहा है इस देश में, और उस झूठ से जब मैं पर्दा उठा रहा हूँ तो आप कहते हैं कंट्रोवर्सी करते हो। यही तो कंट्रोवर्सी। नहीं, ऑल द बेस्ट मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी फिल्म के लिए, और आप ऐसे ही कंट्रोवर्सी करते रहिए और आपकी फिल्म ऐसे ही चलती रहे। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने एक डेयरिंग काम किया है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस। आपने एक डेयरिंग काम किया है। और मैं आपके लिए टी शर्ट गिफ्ट में जी लाया जी हूँ। जी, नेवर अगेन। और अब मैं समझा कि ये नेवर ये अगेन दर्द किस के लिए लिए। नेवर अगेन। देखिए, इसका लास्ट में वन वर्ड फॉर द व्यूअर्स। वन वर्ड बता देता हूँ कि कलकत्ता की सड़कों में, रेस्टोरेंट्स में और सब जगह पे लिखा हुआ था क्लब्स में, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। यानी उसमें भी हमें डॉग्स के नीचे रखा हुआ था, और ये उनने पकड़ा था। मुस्लिम जो इस्लामिक जो इन्वेडर्स थे, उनकी ये थ्योरी थी। मैं चाहता हूँ दुनिया में किसी की मजाल नहीं हो कभी कहने की डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अब कहाँ किसी में दम है? भारत तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब किसी में कहाँ दम है भारत को रोकने का? मैं मानता हूँ क्योंकि एक हिंदू की जान ना जाए, एक भारतीय की जान ना जाए, पहलगाम कभी ना हो, नेवर अगेन पहलगाम, नेवर अगेन एनी कम्युनल वायलेंस, नेवर अगेन एनी मुर्शिदाबाद। ये मेरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे विवेक अग्निहोत्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।